दोस्तों, देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सैनिक ही नहीं करते। कभी कभी एक आम इंसान की जिंदगी में छुपा होता है वो तूफान जो पूरे देश का खेल बदल सकता है। आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है पर अंदर से एक जंग लड़ रहा है, दुनिया से भी, आतंक से भी और सबसे ज्यादा अपनी ही जिंदगी से। इस बार खेल बड़ा है, खतरा नजदीक है और दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा चालाक है। जब पूरे देश में डर फैलाने वाली एक साजिश तैयार हो रही है तब सिर्फ एक ही सवाल खड़ा होता है, क्या श्रीकांत तिवारी फिर से समय रहते सब संभाल पाएगा? क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ देश नहीं, उसका परिवार भी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि अब खुलने वाली है द फैमिली मैन सीजन 3 की वो परतें जिनमें छुपा है धोखा, राजनीति, आतंक और एक आम आदमी का असली संघर्ष। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है नागालैंड के कोहिमा से, जहां पर हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख पाते हैं जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहीं पर हम देखते हैं डेविड खूजो नाम के एमसीए के प्रमुख को, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और शांति पर भरोसा रखते हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी को नजर लगने वाली थी क्योंकि हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़की को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक बैग था। वो इस बैग को इसी कार्यक्रम में छोड़कर चली जाती है। बाहर आकर वो अपने एक दोस्त से मिलती है और एक रिमोट के बटन को दबाती है जिससे कि यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि कई सारे लोग मारे जाते हैं और डेविड खूजो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन वो खतरे से बाहर थे। तो जिस तरह से कोहिमा में धमाका हुआ है उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी जगह पर ऐसे धमाके हुए हैं और काफी सारे लोगों की जान भी गई है। अब सीन शिफ्ट होता है दिल्ली की तरफ, जहाँ हमें श्रीकांत की फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल में आज श्रीकांत के नए घर का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक पूजा रखी है। इस पूजा में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। श्रीकांत के साथ जितने लोग काम करते हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर आए हैं और यहीं पर हम देखते हैं श्रीकांत के दोस्त जेके को, जिसने शादी.com पर एक अकाउंट बनाया है और जब से जेके ने अकाउंट बनाया है तब से उसकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट पर शॉर्टलिस्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही जेके भी अपने हाथ पीले कर सकता है। आगे हम श्रीकांत और अथर्व को बात करता हुआ देख पाते हैं। हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जो घर उन्होंने लिया है सुचित्रा ने खुद की दम पर लिया है और इसी के बारे में अथर्व यहाँ पर श्रीकांत से बात कर रहा था। अब आगे पीएम ऑफिस में हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जिसमें कुछ सलाहकार के साथ साथ यहाँ पर एनआईए के चीफ कुलकर्णी भी शामिल थे और पीएम बासु यहाँ पर जानना चाहती है कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में जो अटैक हुए हैं उसमें किसका हाथ है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि चाइना के गुआनयू प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि ये काम वहाँ के लोकल लोगों का है। साथ ही यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट सहकार के बारे में बताया जाता है जिसका काम है नॉर्थ ईस्ट में शांति कायम रखना। वैसे तो चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल तो प्रोजेक्ट सहकार बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी मुश्किल से नॉर्थ ईस्ट के सारे रेवल्स जो है वो मीटिंग के लिए माने हैं। इसलिए पीएम बासु जो है वो कुलकर्णी की बात मान लेती है और नॉर्थ ईस्ट में सारे रेवल्स से मीटिंग करने के लिए कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन की तरफ, जहां हम देखते हैं द्वारका नाथ नाम के एक आदमी को जो कि कुछ लोगों से मीटिंग कर रहा था और इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरह से प्लानिंग करके सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बर्बाद करना। यहीं पर हम मीरा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी होशियार है। मीरा जो है वो द्वारका नाथ के साथ ही काम करती है और बहुत सारे इंटरनेशनल सीक्रेट मिशन मीरा लंदन में बैठे बैठे ही पूरा कर लेती है। तो फिलहाल इनके पास काम ये है कि इन्हें पीएम बासु की छवि को किसी तरह से खराब करना है। जिसके बाद हम देखते हैं मीरा जो है वो अपने ऑफिस जाती है। उसका एक सीक्रेट ऑफिस है जिसमें उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, कुछ मिलिटेंट है तो कुछ स्नाइपर है और फिलहाल वो एक मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे जहां वो एक औरत को शूट करके यहाँ पर उसे जान से मार देते हैं। उस लड़की का नाम है नसरीन बेग, जो कि इकलौती गवाह थी जो मेजर समीर को प्रॉब्लम में ला सकती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से दिल्ली के तरफ, जहां हम देखते हैं श्रीकांत तिवारी को जो कि गौतम कुलकर्णी मतलब कि एनआईए के चीफ से मिलता है और कुलकर्णी यहाँ श्रीकांत तिवारी को नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से तनाव चल रहे हैं उन सारे तनाव के बारे में बताते हैं। साथ ही कुलकर्णी तिवारी को प्रोजेक्ट सहकार के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द बहुत सारे रेवल्स के साथ हमारी मीटिंग है और जल्द से जल्द हमें नागालैंड भी जाना होगा, जिसके लिए यहाँ पर श्रीकांत मान चुका था। कुलकर्णी ने बताया कि चाइना से बहुत सारे मिलिटेंट जो है वो मिजोरम नागालैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद इसमें प्रोजेक्ट गुआनयू भी शामिल है। कुलकर्णी बताता है कि नागालैंड में जाकर हमें डेविड खूजो से मिलना है जिससे हमारी बहुत पुरानी पहचान है। डेविड खूजो को श्रीकांत तिवारी भी जानता है क्योंकि उसने 20 साल पहले उनकी जान बचाई थी, लेकिन ये मिशन उनके लिए काफी ज्यादा हाईली कॉन्फिडेंशियल होने वाला था,
इसलिए वो श्रीकांत से कह देते हैं कि इसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। अब बाहर आकर वो जेके से मिलता है। जेके यहाँ तिवारी से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार अंदर क्या हुआ, लेकिन जेके उसे कुछ भी नहीं बताता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सुची और उसकी पूरी टीम को, जो कि श्रिंकमी नाम के एक ऐप पर काम कर रही है। ऐप उनका काफी अच्छा है, लेकिन इसमें फंडिंग की कमी थी, इसलिए चाइना के कुछ लोग जो है वो इनके ऐप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीकांत तिवारी को, जो कि अपने घर पर ही अपनी बेटी के कमरे में जाता है, मतलब धृति के कमरे में। वहाँ धृति जो है वो अपने दोस्तों के साथ कुछ स्लोगन वगैरह बना रही थी। यहाँ तिवारी अपने बेटे से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी दीदी करती क्या रहती है। यहाँ पर अथर्व बताता है कि उनका एक अलग ही चक्कर है, वो क्लाइमेट चैंपियन है, LGBTQ की एक्टिविस्ट है और तो और सोशल वर्कर भी है, और वो नॉन बाइनरी लोगों को सपोर्ट करने के लिए चाहते हैं कि उन्हें सी और हर की जगह पर दे बुलाया जाए। एग्जाम्पल के रूप में उन्हें सी इज गोइंग टू कॉलेज की जगह पर दे आर गोइंग टू कॉलेज कहकर पुकारा जाए। जब धृति के दोस्त यहाँ से जाने लगते हैं तो श्रीकांत तिवारी उनसे कहता है कि ये दे लोग कहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जेके को दिखाया जाता है, जिसका शादी.com पर एक और मैच हुआ है और वो एक लड़की से मिलता है, लेकिन उससे मिलने के बाद यहाँ पर जेके को मालूम चला कि इस लड़की को शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। जेके इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुमने शादी.com पर अकाउंट ही क्यों बनाया। वो लड़की कहती है कि दरअसल में और भी बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे छपरी और साइको टाइप के लड़के मिलते हैं, लेकिन शादी.com पर बिल्कुल फैमिली मैन टाइप के लड़के मिलते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है वो जेके के ऊपर से बाउंसर जा रही थी। अब रात होते ही हमें मालूम चलता है कि श्रीकांत और सुची के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। वो सोते एक ही कमरे में है, लेकिन सुची बेड पर सोती है, पर श्रीकांत जो है वो सोफे पर सोता है। सोते सोते श्रीकांत अपनी वाइफ सुची को बता देता है कि कुछ काम के लिए उसे बाहर जाना होगा। वो बताता है कि वो देहरादून जाएगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि NIA के ऑफिस में जोया का पॉली टेस्ट चल रहा था। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उससे जोया जो है वो अभी तक उभर नहीं पाई है, लेकिन वो NIA को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। इस टेस्ट में यहाँ पर जोया पकड़ी जाती है कि वो अभी तक ठीक तरह से उभर नहीं पाई है, लेकिन फिर से टास्क को ज्वाइन करने के लिए पिछले जो टेस्ट हुए हैं उसमें जोया ने कमाल किया है। उन्हें देखते हुए श्रीकांत कहता है कि जोया जो है वो NIA को डिजर्व करती है और वो उसके पेपर पर साइन कर देता है। आगे हम देखते हैं कि लंदन में मीरा जो है वो मेजर समीर से मिलती है। मेजर समीर दरअसल में वही आदमी है जो कि इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मेजर समीर ने मीरा को काम दिया था कि नसरीन बेग को किसी भी तरह से इस केस से हटाया जाए। अब नसरीन बेग मारी जा चुकी है, इसलिए मेजर समीर के ऊपर अब कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो मीरा ने मेजर समीर को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, इसलिए मीरा अब यहाँ मेजर समीर को एक बहुत बड़ा काम देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है भारत के अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जहाँ हम रुकमा नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक बंदे के ऊपर गन ताने हुआ था। रुकमा जो है वो बहुत ही खतरनाक है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पैसा और इंसानियत में से अगर किसी एक को चूज करना हो तो रुकमा हमेशा पैसे को चूज करेगा। और हाल ही में जिस बंदे को वो मारने वाला है, दरअसल में ये बंदा रुकमा के लिए ही काम करता था, लेकिन इस बंदे ने रुकमा को धोखा दिया। इस बंदे ने रुकमा को धोखा देकर उसके अड्डे से गन चुराने की कोशिश की है और उन गन की कीमत लगभग 30 लाख रुपए की है। ये देखते हुए रुकमा यहाँ उस आदमी को मार देता है और तभी रुकमा के पास रैबिट नाम के एक बंदे का कॉल आता है। रैबिट कहता है कि मेरे पास एक काम है। रुकमा दरअसल में कॉन्ट्रैक्ट किलर है, इसलिए उसके पास ऐसे काम आते रहते हैं। रैबिट यहाँ रुकमा को एक काम देता है, बदले में वो पार्टी जो है वो रुकमा को 3 मिलियन पाउंड देने का बोल रही थी, लेकिन रुकमा उनसे कहता है कि इस काम के लिए उसे 3 मिलियन पाउंड नहीं बल्कि 5 मिलियन पाउंड चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पीएमओ की तरफ, जहां हमें मालूम चलता है कि पीएम बासु की छवि जो है वो खराब हो रही है, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना होगा चाइना के अगेंस्ट। और फिर हमें मालूम चलता है कि पीएम बासु ने चाइना के 69 ऐप को बैन कर दिया है। उन्हीं ऐप में से एक ऐप दरअसल में सुची और उनकी टीम का भी था, क्योंकि चाइना ने उस पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। आगे हम देखते हैं कि गौतम कुलकर्णी और श्रीकांत तिवारी जो है वो फाइनली नागालैंड पहुंच जाते हैं। वहां श्रीकांत की मुलाकात होती है सलोनी से, और सलोनी जानना चाहती है कि आखिरकार श्रीकांत तिवारी यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि जहां भी श्रीकांत जाता है वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। इसी वजह से तो ये बंदा यहाँ पर आया है, लेकिन तिवारी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है और ये लोग डेविड खूजो के यहाँ पर चले जाते हैं। और डेविड खूजो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है,
बहुत साल पहले डेविड खूजो की श्रीकांत ने जान बचाई थी और डेविड खूजो सच में ही शांति पर भरोसा भी रखते हैं, इसलिए वो प्रोजेक्ट सहकार में मदद करते हैं और कल वो बहुत सारे रेबल्स के साथ मीटिंग भी करने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डेविड खूजो का पोता यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम स्टीफन है और हमें पता चलता है कि अब एमसीए को दरअसल में स्टीफन ही चलाता है और स्टीफन जो है वो गवर्नमेंट से काफी नाराज भी है। वो इन लोगों को कुछ भी नहीं मानता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बस हमें लड़वाते रहते हैं। लेकिन डेविड खूजो से बताते हैं कि हम शांति पर भरोसा रखते हैं। जब ये एमसीए स्टार्ट किया गया था तो ये शांति के लिए ही किया गया था, लेकिन देखो आज तुमने इसे क्या बना दिया है। लेकिन स्टीफन अपने दादा की बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो कहता है कि इन लोगों पर तो वो भरोसा कभी भी नहीं करने वाला। ये देखते हुए यहाँ पर डेविड खूजो स्टीफन को चाटा मार देते हैं और माहौल काफी ज्यादा गर्मा जाता है। स्टीफन भी काफी गुस्से में यहाँ से निकलता है। अब रुकमा जब रैबिट से मिला तो रैबिट यहाँ पर रुकमा से कहता है कि जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि ये काम तुम उन लोगों के साथ करो, लेकिन रुकमा कहता है कि मैं अपना काम अपने लोगों के साथ करता हूँ। लेकिन पार्टी नहीं मान रही थी क्योंकि वो लोग 5 मिलियन पाउंड दे रहे थे, इसलिए रुकमा को उनकी बात माननी पड़ी। अब अगले दिन प्रोजेक्ट सलाहकार के तहत सारे रेबल्स के साथ मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आने वाले थे सिवाय सिर्फ और सिर्फ एमसीए के लोगों के अलावा। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो डेविड खूजो यहाँ कुलकर्णी से कहता है कि इस जगह में ड्रग माफिया बुरी तरह से फैला हुआ है और सिर्फ एक ही वजह है जिससे कि हम और एमसीए एक हो सकते हैं, क्योंकि स्टीफन भी ड्रग माफिया से लड़ना चाहता है और उन्हें खत्म करना चाहता है। और वो बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने यहाँ पर हमला स्टार्ट कर दिया था। यहीं पर हम रुकमा को भी देख पाते हैं जो कि लोगों के साथ शामिल था। तो डेविड खूजो और कुलकर्णी के साथ बहुत सारे सोल्जर्स थे जिन्होंने इन लोगों से डटकर सामना किया, लेकिन आखिर में बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और डेविड खूजो को गोली भी लग चुकी थी जिस वजह से वो यहीं पर मारे जाते हैं। पर कुलकर्णी और श्रीकांत को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रुकमा अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वो उनकी गाड़ी में एक टाइम बॉम्ब फिट कर देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पर श्रीकांत और कुलकर्णी जो है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब रुकमा उनके पास जाता है जहां रुकमा कुलकर्णी को बुरी तरह से मार देता है। तब श्रीकांत भी बहुत ही बुरी हालत में जख्मी था, इसके बावजूद उसने रुकमा को देख लिया था। अब जेके भी दीमापुर आ चुका था जहां वो ये सारे न्यूज देखता है। मालूम चलता है कि श्रीकांत तिवारी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके सर में चोट आई है लेकिन अभी फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक है। दूसरी तरफ सुची ने जब टीवी पर न्यूज देखी कि कुलकर्णी सर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसे श्रीकांत की फिक्र सताने लगती है। वो बार बार श्रीकांत के पास कॉल करती है लेकिन श्रीकांत का मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर वो जेके के पास कॉल करती है लेकिन जेके भी उसका कॉल नहीं रिसीव कर रहा था, जिससे कि सुची को डाउट हो रहा था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो है। और सुची ने ये बात धृति को भी बता दी थी जिससे कि उसे एंजाइटी होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि रुकमा ने अपना काम काफी अच्छे से किया था, इसलिए उसे 5 मिलियन पाउंड मिल जाते हैं। लेकिन वो एक चीज से काफी खफा था और वो ये कि रुकमा के साथ जिस टीम को भेजा गया था वो एक नंबर के नाकारा थे, ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। रुकमा की अगर टीम होती तो ये काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते। अब श्रीकांत तिवारी को धीरे धीरे होश आता है और वो सबसे पहले अपनी आंखों के सामने जेके को देखता है और जेके यहाँ पर श्रीकांत तिवारी से पूछता है कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। तब श्रीकांत शुरुआत से बताता है कि वो और कुलकर्णी सर नागालैंड गए थे। वहाँ वो डेविड खूजो से मिले, उनके घर मोमोज खाए और उन्हें मेरे और सलोनी के बारे में ऐसा लगता है कि हमारी शादी हो गई है, जबकि उन्हें झूठ लगता है। जेके कहता है कि मुझे तेरे मोमोज और तेरी नकली शादी के बारे में नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। तब श्रीकांत बताता है कि हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में हमारे ऊपर हमला हुआ और इंटेल जरूर किसी ने दी थी, तभी ये हमला हुआ है, क्योंकि वो अचानक वहां नहीं आए थे, वो पहले से ही वहां मौजूद थे। कोई है जिसने ये सारी खबर उन्हें दी है। अब सीन शिफ्ट होता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ और हम नीवा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसका एक छोटा सा लड़का भी है जिसका नाम बॉबी है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ रुकमा भी आ जाता है और मालूम चलता है कि नीमा और रुकमा जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों की शादी नहीं हुई है लेकिन वो रिलेशनशिप में है। अब बॉबी रुकमा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे डैडी हो, लेकिन यहाँ रुकमा उससे कहता है कि मैं तेरा कोई डैडी वैडी नहीं हूँ और उसे यहाँ से भगा देता है। मालूम चलता है कि रुकमा नीमा के पास लगभग 5 महीनों के बाद आया है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में श्रीकांत जेके से कहता है कि कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है और अब हमारे बीच में जो सारी बातें होगी वो अपने तक ही रखनी होगी।
इसलिए अजीत और पुनीत को यहाँ पर बुला ले और हम यहीं पर काम करेंगे और अब कोड नेम का हम यूज करेंगे। जेके बताता है कि सुची का बार बार कॉल आ रहा था, इसलिए श्रीकांत सुची से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसका मोबाइल दरअसल में पानी में गिर गया था, इसी वजह से उसका मोबाइल जो है वो खराब हो गया है। लेकिन सुची बताती है कि उसे सब कुछ मालूम है, तुम देहरादून में नहीं बल्कि नागालैंड में हो। सुची यहाँ पर श्रीकांत को ये भी बता देती है कि उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका ऐप भी बैन हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कुछ चाइना के लोगों से हाथ मिलाया था और उन्होंने ही हमारे ऐप में पैसे इन्वेस्ट किए थे। इसलिए अब वो लोग कुछ टीवी शो वगैरह करने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ नीमा और रुकमा जब साथ में थे तो यहाँ पर नीमा रुकमा से कहती है कि हम बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर ले, क्योंकि बॉबी को भी पिता का नाम चाहिए, उसका फ्यूचर भी तो सेट करना है, क्योंकि अचानक से अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी हमारा नहीं होगा। जिस पर कि रुकमा कहता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए है तो मैं तुझे पैसे भी दे देता हूँ, लेकिन नीमा कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे बस तुझसे शादी करनी है। लेकिन रुकमा नहीं मानता है। दूसरी तरफ दीमापुर के हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के सारे मरीजों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है और इस वार्ड को अब एक एनआईए के ऑफिस के रूप में बदल दिया जाता है। यहीं पर रहकर अब वो काम करने लगे थे, क्योंकि श्रीकांत भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। वो यहाँ के बहुत सारे लोगों के नाम देखता है और उनके चेहरे देखता है, लेकिन उन सारे लोगों के चेहरे को देखकर यहाँ श्रीकांत बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि उसने किसको देखा था। सर पर चोट लगने की वजह से श्रीकांत यहाँ ठीक से नहीं सोच पा रहा था और जो बार बार उसके नजरों के सामने जो चेहरा आ रहा था वो चेहरा भी वो नहीं भूल पा रहा था। लेकिन जब अजीत यहाँ एक और लिस्ट लेकर आता है तो उस लिस्ट को देखकर समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने कुलकर्णी सर को मारा था। वो 100% श्योर था और अब वो अपने सारे ऑफिसर से कहता है कि इस बंदे के बारे में पता करो और सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। दूसरी तरफ दिल्ली में हम देखते हैं कि अथर्व जो है वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था और यहीं पर अमायरा नाम की लड़की जो है वो उसकी मदद कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के जो हैं वो इस तरह से अथर्व को डांस करता हुआ देखकर जल रहे थे, इसलिए वो अथर्व के पास आते हैं और उसे बुली करने की कोशिश करने लगते हैं। तब अथर्व मौका देकर यहाँ से भाग निकलता है। तो श्रीकांत तिवारी अब थोड़ा ठीक था। वो अपने पास सलोनी को बुलाता है और उसे रुकमा की फोटो बताते हुए कहता है कि ये कौन है। सलोनी ने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। रुकमा दरअसल में बचपन से ही ऐसा है। बचपन में कुछ लोगों ने उसे बंदी बना लिया था, लेकिन यहाँ उसने एक नाइफ से उन लोगों को मारकर यहाँ से भाग गया था। तब इसे ब्रेवरी का अवार्ड मिला था। आगे चलकर ये सिपाही बना और सिपाही में भी उसने काफी अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन एक दिन ड्रग्स के केस में पकड़ा गया और तब से इसी तरह से अब ये यही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम करता है। श्रीकांत चाहता है कि एक नारकोटिक की टीम जो है वो रुकमा के घर पर जाए और उसकी घर की जांच करे, तभी हमें उसके बारे में डिटेल में मालूम चलेगा। आगे हम देखते हैं कि लंदन में मीरा जो है वो मेजर समीर से मिलती है और अब क्योंकि मेजर समीर ने भी मीरा का काम कर दिया था, इसलिए दोनों का हिसाब बराबर हो गया था। लेकिन मेजर समीर बहुत अच्छे से जानता है कि मीरा का प्लान कुछ और है और वो भी इंडिया को बर्बाद करना चाहती है। मेजर समीर उससे कहना चाहता है कि वो भी इस काम में तुम्हारा साथ दे सकता है, बदले में उसे पैसा नहीं चाहिए, बस उसे सारा प्लान बताना होगा। लेकिन मीरा कहती है कि फिलहाल तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब सलोनी यहाँ श्रीकांत के पास कॉल करके उसे बताती है कि दरअसल में रुकमा की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नीमा है और फिलहाल वो वहीं पर मौजूद है। हम एक टीम को वहाँ पहुंचा सकते हैं और उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए श्रीकांत कहता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो बहुत ही अच्छा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुलकर्णी सर के घर पर सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, जहाँ एनआईए, डिफेंस और टास्क के सभी ऑफिसर्स आए हुए थे। सभी लोग कुलकर्णी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। यहीं पर हम जोया को भी देख पाते हैं जो कि अगले हफ्ते से टास्क को ज्वाइन करने वाली थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीएम बासु भी आ जाती है, जो कि गौतम कुलकर्णी को श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी। जब वो यहाँ से जाने लगती है तो श्रीकांत उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन जरूरी बात ऐसे खुले एरिया में नहीं की जा सकती है, इसलिए वो उन्हें ऑफिस आने के लिए कहती है। अब पीएम बासु का सेक्रेटरी यहाँ श्रीकांत से बात करता है। श्रीकांत उससे कहता है कि जिस इंसान ने कुलकर्णी जी को मारा था मैंने उस बंदे को साफ साफ देखा है, पर सेक्रेटरी कहता है कि ये काम दरअसल में एमसीए के लोगों का है, क्योंकि वही लोग उन्हें समर्थन नहीं कर रहे थे। जिस जगह पर उनके ऊपर गोली चली थी वो जगह दरअसल में एक ड्रग माफिया वाला एरिया था और स्टीफन जो है वो लोगों से सख्त नफरत करता था, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि स्टीफन ये काम करे। अब आगे लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर द्वारकानाथ जो है वो मीरा से मिलता है और जब मीरा यहाँ पर उन्हें बताती है कि काम बिल्कुल ठीक चल रहा है तो द्वारकानाथ कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है,
क्योंकि एक ऑफिसर है जो कि सबकी पोल खोलने में लगा हुआ है और अगर वो इसी तरह से काम करता रहा तो एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। उस बंदे का नाम है श्रीकांत तिवारी। इसके बारे में पता करो और इसे रास्ते से जल्द हटाओ। दूसरी तरफ हम एक सोल्जर्स की टीम को देख पाते हैं जो कि नीमा और रुकमा के ऊपर नजर बनाए हुए थे जब रुकमा नीमा के घर पर मौजूद था। अब रात को रुकमा और नीमा जब सो रहे थे तो यहाँ रुकमा जो है वो नीमा से कहता है कि मैंने कुछ फैसला किया है और वो फैसला ये है कि अब मैं तुझसे जल्द से जल्द शादी कर लेता हूँ। और ये सुनकर नीमा भी खुश हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि सोल्जर की एक टीम जो है वो अंदर घुस जाती है और इन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जब ये बात रुकमा को मालूम चली तो वो तुरंत ही नीमा को उठाता है और बॉबी के साथ उसे एक खुफिया दरवाजे से नीचे भेज देता है ताकि वो यहाँ से कार में चली जाए। और रुकमा खुद वहीं रहकर उन सोल्जर्स का इंतजार करने लगता है और उनसे फाइट भी करता है। सोल्जर बहुत सारे थे लेकिन रुकमा फिर भी उन सभी लोगों का सामना करता है और बहुत सारे सोल्जर्स को उसने अकेले ही मार गिराया था। यहाँ से नीमा और बॉबी जो है वो किसी तरह से नीचे के रास्ते से जा रहे थे तब यहाँ पर एक सोल्जर आ गया था लेकिन ऊपर से गलती से उस सोल्जर को गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। लेकिन एक गोली नीमा को भी लग चुकी थी जिस वजह से वो भी मारी जाती है। पर अभी भी बहुत सारे सोल्जर थे जो कि रुकमा पर हमला कर रहे थे। रुकमा यहाँ पर बॉबी को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। अब ये सारी खबर श्रीकांत को भी मालूम चल चुकी थी कि वो लोग रुकमा को पकड़ने तो गए थे लेकिन रुकमा यहाँ से भाग निकला। अब लंदन में मीरा के पास मेजर समीर का कॉल आता है और मेजर समीर मीरा से कहता है कि मैंने कहा था इंडिया को हल्के में मत लेना क्योंकि अब वो लोग रुकमा के पीछे पड़ चुके हैं। मीरा कहती है कि वो लोग नहीं सिर्फ एक एजेंट जिसका नाम है श्रीकांत तिवारी। ये सुनकर मेजर समीर कहता है कि बहुत खूब, तुम्हें दुश्मन भी तो क्या खूब नसीब हुआ है। वो एक ऐसा कांटा है कि अगर वो लग जाए ना तो वो निकलने का नाम नहीं लेता। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मीरा जो है वो उसकी कोई मदद नहीं लेती और अब मीरा यहाँ श्रीकांत की पूरी फैमिली के बारे में पता करने लगती है और अब मीरा के पास श्रीकांत तिवारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। और इसी के साथ फैमिली मैन सीजन 3 के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे के एपिसोड जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।